1942 आते आते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने पूरे शबाब पर आ चुका था और अब हर भारतीय पूरी ताकत से तिरंगे को उठाकर ये कहने का साहस जुटा चुका था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहने को तो ये कपड़े का एक टुकड़ा मात्र था, लेकिन अब ये हर भारतीय की आन बान और शान बन चुका था। अंग्रेजों के दमन और अत्याचारों के चलते आज हर भारतीय सीना खोलकर गोली खाने के लिए तैयार था, लेकिन वो जिस बात के लिए तैयार नहीं था कि भारत का तिरंगा 1 इंच भी नीचे झुक जाए। किसी भी देश की पहचान उसकी आन बान और शान उसका राष्ट्रीय ध्वज होता है, और भारत के इस तिरंगे ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी जाति, धर्म और प्रांत के लोगों को एक मंच पर ला दिया, बल्कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसी ऊर्जा भर दी जिसके चलते हर भारतीय न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया, बल्कि पूरे उत्साह और जोश के साथ उन्हें भारत छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया। ये भारतीय तिरंगे का सम्मान ही है जिसके चलते हर भारतीय सीना खोलकर आज दुश्मन के सामने खड़ा है। भारतीय ध्वज तिरंगा न केवल हमारे गणतंत्रीय स्वाभिमान की पताका है, बल्कि ये उन लाखों लोगों के संघर्ष का प्रतीक भी है जिन्होंने हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। दोस्तों, भारतीय ध्वज तिरंगे की ये कहानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की तरह काफ़ी रोचक और दिलचस्प है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस तिरंगे की पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए चलते हैं इतिहास के इस रोमांचक सफर पर। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने पहली बार भारत की बहुत सी बिखरी हुई रियासतों को एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए खड़ा कर दिया। ये शायद आधुनिक भारत का पहला ऐसा अवसर था जब एक राष्ट्र एक ध्वज की वास्तविकता ने सर्वप्रथम सर उठाया था। लेकिन इससे पहले कि ये स्वतंत्रता के दीवाने किसी राष्ट्रीय ध्वज को वास्तविकता में बदल पाते, अंग्रेजों ने इस संघर्ष को बुरी तरीके से कुचल डाला और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का आगाज किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अगली आधी शताब्दी तक किसी भी राष्ट्रीय ध्वज का ख्याल समय की धूल में छुपकर कहीं खो गया। लेकिन 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते राष्ट्रीय आंदोलनों का दौर एक बार फिर प्रारंभ हो चुका था, जिसके चलते एक बार फिर राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को हवा मिलने लगी थी। 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रथम प्रयास किया, जिसमें उन्होंने आज के तिरंगे के विपरीत सिर्फ लाल रंग के इस झंडे को तैयार किया था, जिसके किनारे को 101 दियों से सजाया गया था और इसके बीच में पीले रंग का इंद्र का एक वज्र बना था, जिसे हिंदू शास्त्रों में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस झंडे के बीच में बांग्ला भाषा में वंदे मातरम लिखा गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के चलते एक बार फिर देश में राष्ट्रभक्ति का तूफान सा आ गया था, जिसके चलते 7 अगस्त 1606 को कलकत्ता के ग्रीन पार्क से निकलने वाली रैली में पहली बार एक ऐसे झंडे का प्रयोग किया गया जिसे आज के तिरंगे की भांति 3 रंगों से बनाया गया था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी थी, जिस पर सफ़ेद रंग से 8 कमल के फूल बने थे। बीच वाली पट्टी पीले रंग की थी, जिस पर नीले रंग से हिंदी में वंदे मातरम लिखा था, जबकि सबसे निचली पट्टी हरे रंग की थी, जिस पर एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ सफ़ेद रंग से चांद और तारा बना था। भारत के इस प्रथम तिरंगे को सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था, और यही नहीं, इस झंडे को पूरा सम्मान देते हुए इसे 101 पटाखों की जोरदार गूंज के साथ पहली बार फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 आते आते इस भारतीय ध्वज का रंग एक बार फिर बदल गया और इस बार भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी रुस्तम कामा ने जर्मनी के शहर स्टटगार्ट की विदेशी धरती पर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करते हुए इसे फहराया। लेकिन इस झंडे में सबसे ऊपर हरा रंग था, जिस पर 8 अधखिले कमल के फूल बने थे, जो कि 8 प्रांतों के प्रतीक थे। वहीं बीच वाली पट्टी केसरिया और सबसे नीचे वाली पट्टी लाल रंग की थी। इस झंडे को भीखाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार किया था। ये झंडा आज भी पुणे की मराठा और केसरी लाइब्रेरी में हर भारतीय की शान बढ़ा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये झंडा बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से प्रसिद्ध हुआ और विदेशी धरती पर चल रहे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका जमकर प्रयोग किया। हालांकि गांधी जी ने इस झंडे के डिज़ाइन को देखकर इसे सिरे से खारिज कर दिया था और इससे बेहतर डिज़ाइन के लिए काफ़ी सुझाव भी दिए थे। भारतीय झंडे का यह सफ़र बदस्तूर जारी था
और 23 अप्रैल 1916 में झंडे ने एक बार फिर नया रंग रूप धारण किया। इस बार बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के चलते उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष के लिए एक नए झंडे का निर्माण किया जो पिछले झंडों से बिल्कुल अलग था। इस झंडे में लाल रंग की 5 और हरे रंग की 4 पट्टियां थीं, जिन पर 7 सितारे सप्त ऋषियों के प्रतीक थे। इसमें दाईं तरफ एक अर्ध चांद और सितारा था, वहीं बाईं तरफ यूनियन जैक बना हुआ था। इस झंडे को 1917 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार फहराया गया था। भारतीय झंडे को लेकर सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि किसी भी झंडे को लेकर सभी वर्गों में एक मत्ता नहीं थी। इसके चलते बार बार झंडों के स्वरूप और रंग बदल रहे थे। वहीं 1921 आते आते आंध्र प्रदेश के एक आम नागरिक पिंगली वेंकैया ने देश का एक ऐसा झंडा बनाने का बीड़ा उठा रखा था जो कि सर्वसम्मति से सबको स्वीकार हो। इसके लिए उन्होंने पिछले 5 सालों से लगभग 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज और उसके पीछे छुपी मानसिकता का गहन अध्ययन किया था। इसी घटनाक्रम के बीच में जब 1921 में गांधी जी विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे तो उन्होंने वहां पिंगली वेंकैया को भी आमंत्रित किया और एक ऐसे झंडे का डिज़ाइन बनाने को कहा जिसमें हरे और लाल रंग पर चरखा बना हो। वेंकैया ने महज 3 घंटे के अंदर ही गांधी जी के सामने ये झंडा प्रस्तुत कर दिया, जिसे देखकर गांधी जी को थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि शायद हरे और लाल रंग का यह झंडा, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था, भारत की सही तस्वीर पेश नहीं कर पा रहा था। जिसके चलते उन्होंने वेंकैया से इसमें सफ़ेद रंग को जोड़ने की सिफारिश की। फलस्वरूप वेंकैया ने पुराने झंडे में संशोधन करते हुए एक बिल्कुल नए झंडे की रचना कर दी, जिसमें सबसे ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और सबसे नीचे लाल रंग था, जिसमें बीच में चरखा बना था। लेकिन विडंबना यह रही कि यह झंडा भी सभी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अंततः 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसमें 7 लोगों को शामिल किया गया, जिनको एक ऐसे झंडे का निर्माण का दायित्व दिया गया जो सभी को स्वीकार हो। इस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तारा सिंह, अब्दुल कलाम, सीतारमैया, दत्तात्रेय, NS हृदयकर शामिल थे। इस कमेटी ने एक बार फिर 1931 के कराची अधिवेशन के लिए पिंगली वेंकैया को एक नए झंडे बनाने का कार्य सौंपा, जिसके चलते पिंगली वेंकैया ने 3 रंगों वाले एक झंडे का डिज़ाइन सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग जिस पर नीले रंग से एक चरखा बना था, वहीं सबसे नीचे हरा रंग था। पहली बार झंडे में रंगों की व्याख्या धर्मों से अलग कर एक नई शुरुआत की गई। जहाँ केसरिया रंग त्याग और शौर्य का प्रतीक था, वहीं सफ़ेद रंग शांति और सच का, हरे रंग को विश्वास और समृद्धि का, वहीं चरखे को आर्थिक विकास का प्रतीक माना गया। पिंगली वेंकैया के इस तिरंगे को सर्वसम्मति से कांग्रेस की इस कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी राष्ट्रीय झंडे की छांव के तले हर भारतीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समय के साथ अंततः वह घड़ी भी आ गई जब भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा अंग्रेजों द्वारा मिल गया, जिसके चलते देश को एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि अभी तक प्रयुक्त झंडा कांग्रेस का भी आधिकारिक झंडा था। जिसके चलते राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान देने के लिए 23 जून 1947 को देश की संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक एडहॉक कमेटी बनाई, जिसमें सरोजनी नायडू, KM मुंशी, अब्दुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर और श्री राजगोपालाचार्य शामिल थे। 3 हफ्तों तक चली इस कमेटी की बैठक के बाद 14 जुलाई 1947 को आखिरकार संविधान सभा की इस कमेटी ने पुराने झंडे में कुछ परिवर्तन कर इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया। इस राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह सारनाथ के स्तंभ में इंगित अशोक चक्र को शामिल किया गया था, जिसको सफ़ेद रंग की पट्टी पर नीले रंग से उकेरा गया था और इस चक्र की 24 तीलियां समय और विकास के गतिमान होने को इंगित करती थीं। 22 जुलाई 1947 को वह समय भी आ गया जब संविधान सभा ने इस झंडे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार कर लिया। लेकिन जब गांधी जी इस घटनाक्रम से अवगत हुए तो उन्होंने किसी भी ऐसे झंडे को जिसमें चरखा नहीं है राष्ट्रीय ध्वज मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी ऐसे ध्वज का सम्मान नहीं करूंगा जिसमें भारतीय स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक चरखा ना हो। सभी जानते थे कि समस्या गंभीर थी, क्योंकि गांधी जी को मनाना कोई आसान काम नहीं था और फिर एक बार गांधी जी को मनाने का जिम्मा नेहरू जी को सौंपा गया।
और नेहरू जी ने बहुत प्रयासों के बाद गांधी जी को यह समझाने में सफलता पाई कि चक्र भी चरखे की तरह भारत के आर्थिक विकास का ही प्रतीक है। अब तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया था। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने इस तिरंगे को शान से इंडिया गेट पर फहराया और इसी समय अचानक निकल आए इंद्रधनुष ने इस अवसर को न केवल मनोरम बना दिया बल्कि लोगों ने इसे भारतीय जनतंत्र के लिए एक शुभ संकेत की तरह देखा। इस तरह भारत के राष्ट्रीय ध्वज की एक लंबी यात्रा यहाँ आकर खत्म हो चुकी थी और तब से ये तिरंगा न केवल हर भारतीय के दिलों पर राज कर रहा है बल्कि आज हर भारतीय के जीवन की बहुमूल्य पहचान भी बन चुका है। इस राष्ट्रीय ध्वज की पहचान और उसकी आभा को सदैव बनाए रखने के लिए इसके निर्माण के लिए बहुत सख्त मानकों का चुनाव किया गया, जिसकी जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को दी गई, जिन्होंने झंडे के निर्माण के लिए 3 दस्तावेज जारी किए, जिसमें कहा गया कि सभी झंडे खादी के, सिल्क या कॉटन के होंगे। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा बनाया जा सकता था। सभी झंडों को 3:2 के रेशो में होना अनिवार्य था। इन झंडों के निर्माण कार्य का जिम्मा कर्नाटक खादी बोर्ड की हुगली इकाई को मिला हुआ है। ये देश की एकमात्र खादी इकाई है जहां बहुत बारीकी से भारत में प्रयोग होने वाले सभी तिरंगों का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि आज भी इस इकाई में बनने वाले सभी तिरंगे हाथ से ही बनाए जाते हैं और कपड़ों को बुनने में आश्चर्यजनक रूप से सतर्कता बरती जाती है। नियम के अनुसार 1 वर्ग सेंटीमीटर में 150 धागे होने चाहिए। सिलाई के एक टाँके में 4 धागे होने चाहिए और 1 वर्ग फुट तिरंगे का वजन 205 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम झंडे के कपड़े को बुना जाता है और यदि वह स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता तो उसे निर्माण प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। मानकों पर खरा उतरने पर ही कपड़े की रंगाई होती है और इस रंगाई के लिए भी रंगों के मानक पहले से ही तय हैं। अशोक चक्र के छापे को भी इस तरह लगाया जाता है कि वो दोनों तरफ से समान दिखाई दे। पूरी तरह से बनने के बाद एक बार फिर इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और खरा उतरने पर ही इसकी बिक्री की इजाज़त दी जाती है। पिछले 75 सालों से अब ये तिरंगा हर भारतीय की पहचान बन चुका है और हर भारतीय का ये सपना भी है कि ये तिरंगा भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी पहचान बना सके और कुछ हो भी ऐसा ही रहा है। अटलांटिका से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट पर यह भारतीय तिरंगा शान से फहरा रहा है। 2002 से पहले भारतीय आम नागरिकों को राष्ट्रीय पर्वों के अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक भारतीय नागरिक नवीन जिंदल जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अमेरिका में आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रेम प्रकट करते हुए देखा था, जिसके चलते 1993 में भारत वापस आते ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री में रोज भारतीय ध्वज फहराना शुरू किया, जो कि रायपुर प्रशासन और सरकारी तंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते नवीन जिंदल ने हाई कोर्ट का रुख किया और 9 साल लंबी चली लड़ाई में उन्होंने भारतीय नागरिकों को न केवल रोज झंडा फहराने का अधिकार प्रदान करवा दिया बल्कि भारतीय सरकार को भी एक राष्ट्रीय ध्वज संहिता बनाने के लिए मजबूर किया। यही नहीं, 2009 में नवीन जिंदल के प्रयासों के चलते ही सरकार ने रात में उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति भी प्रदान कर दी। दोस्तों, सुपर सैम स्टोरी भारत के इस तिरंगे को गर्व से, अभिमान से और अपनी पूरी जान से शत शत नमन करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जिन्होंने भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, एक गुजारिश है कि प्लीज़ 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 प्रेस्क्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, अपने दोस्त सैम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।